मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ उस हवाले से दिन ब दिन नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो इंकशाफात हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं। उसमें 18 नाम तो ऐसे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और बिजनेसमैन हैं। चैलेंज किया ऊपर देख के कि मतलब अगर बचना चाहता तो बचा लेता, मैंने तो नहीं जलाया, हवा आई और वो जल गया। जब आप पुलिस की कस्टडी में वीड का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब आप उसके बगैर चल नहीं सकते। ये बात उसने जुमा को भी कही थी एक दिन पहले, मैं अगले दिन मुस्तफ़ा को बुलवाऊंगा, जिस तरह तुम्हें मार रहा हूँ मैं मुस्तफ़ा को भी मारूंगा। आपको लगता है कि अरमगान को सजा हो जाएगी, मौत का बदला मौत आता है, सजाए मौत हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सना करीम। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से, जो कि किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जो पहले दिन से इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, ज़ुहैब जियाजा, और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ कराची ताहा उबैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी और आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ उस हवाले से दिन ब दिन नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या बताएंगे, क्योंकि पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस भी हो चुका है। जी बिल्कुल, ये वो इंकशाफात हैं जो मंजर आम पर आए, कुछ परसे पर्दा हकायक हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। अगर आप शराज की इन्वेस्टिगेशन देखें या रगमान की इन्वेस्टिगेशन देखें, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने तहलका मचाया है, जिसमें सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जिसमें आप पुलिस ले लें या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ले लें, उनमें अभी भी तहलका मचा हुआ है। क्योंकि जो इंकशाफात हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली बातें। इसके अलावा साजिद हसन जो कि अदाकार है, उनके बेटे की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है साहिर हसन की, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कुछ छोटी नहीं हुई है। उसमें 18 नाम तो ऐसे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और बिजनेसमैन हैं। इनके साहबजादे और साहबजादियों के भी नाम आए, कुछ पुलिस अफसरान के जो साहबजादे और साहबजादियाँ उनके भी नाम आए। तो अभी तक तो क्रैकडाउन होता नज़र नहीं आया। अभी तो साहिर हसन को गिरफ्तार किया है, अरमगान को मर्डर केस में गिरफ्तार किया है, शिराज को गिरफ्तार किया। तो जिस लेवल पे हुकूमत को और इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, वो हमें अब तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ज़ुहैब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। हमने देखा कि पहले जो पुलिस टीम वहाँ पर गई, उस हवाले से बहुत से ऑफिसर्स जो थे उनको मुअत्तल भी किया गया। मैं चाहूँगी कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो है उनको हाईलाइट करें। जैसे कि ताहा ने भी बताया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हम देख रहे हैं कि इस केस पर वो संजीदगी दिखाई नहीं जा रही। जी देखें, सबसे पहले कि किसी भी आप इंसान को जब आप ज़िंदा जलाते हैं तो और उसमें जान होती है जिसका मालिक अल्लाह ताला होता है, तो जब आपको ऐसा लगता है कि जब आप खुद मालिक बन जाते हैं और जब आप चैलेंज करते हैं तो फिर अल्लाह की मार आपको कहीं ना कहीं पड़ती है। और इस केस में अगर आप देखें तो जिस तरह से अरमगान के अंदर एक मतलब बहुत ज़्यादा एक ये समझ लें कि पैसों से वो पूरी दुनिया को ख़रीद सकता है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि जो रब के फ़ैसले हैं वो उसके अपने फ़ैसले होते हैं। कि जब आप इतना ज़्यादा किसी पे जालिम बन जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी पकड़ हो नहीं सकती, आप हर चीज़ को पैसों से और सब चीज़ों को आप अपने बस में कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो वो ठीक इसी तरह से ये मामला आपको नज़र आएगा कि पहले उसने उसको जब उसने उसको गाड़ी में डाला और वो धोरे जी पहुँचा, तो वो शराद ये बताता है कि और अरमगान भी ये बताता है कि जब उसने डिग्गी खोली और उसकी सांसें चल रही थी और वो यूँ आंखों से यूँ इशारा कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मैंने जो पेट्रोल है वो मैंने सीट पे डाला था, तो अगर इसको बचना होता तो वो बच जाता, लेकिन हवा चली और हवा चली और आग लग गई और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जीते जाते इंसान को जब आप इस तरह से इस बेदर्दी से आप उसका जब कत्ल करते हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह की ज़ात भी फिर सामने आ जाती है। इंतहाई घमंड और तकब्बुर उसमें भरा हुआ था उस शख्स में। तो यहाँ पर भी अल्लाह की मार इसको पड़ी है कि किसी इंसान को ज़िंदा जलाना और उसकी सांस का खुद मालिक बन जाना और उसकी ज़ात को ललकारना,
तो ये तो फिर दुनिया में ही आपको नज़र आ जाता है। तो ये वो केस है जिसका फ़ैसला दुनिया में हो गया। इसने कोई सबूत ऐसा नहीं छोड़ा था कि जो मिटा ना दिया हो। मतलब उसको 100% ये था कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, इस बात पर एक पॉइंट मेरे जहन में भी आ रहा है कि मतलब उसकी इतनी ज़्यादा दीदा दिलेरी थी कि मैं इसको मार दूंगा, जला दूंगा। अपने दिल खोल कर उसने उस पर जो है तशद्दुद किया। अपने कोई गुस्सा था, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, इस बारे में तो वो खुद ही बता सकता है। और उसको ये यकीन भी था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सोचें तो लगता तो ऐसा है कि ये पूरे प्लान था और ये इसका कोई फर्स्ट मर्डर नहीं था। लग ऐसा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको 100% यकीन था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो मैंने बताया ना कि जब आप किसी को ज़िंदा जलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप नहीं पकड़े जाएंगे। तो यही तो अल्लाह की ज़ात है जो सामने आ जाती है कि फ़ैसला आपने ख़ुद अपने हाथ में रखा था, लेकिन आपको नहीं मालूम था कि फ़ैसला तो उसके हाथ में। तो फिर पूरी दुनिया के सामने आपको रुसवाई और जलील करवाना था, तो फिर आप हुए। और जहां आपको ये लग रहा था कि आप नहीं पकड़े जाएंगे, आपको ऐसा लगता था कि मैंने इदारों को गुमराह कर दिया, इदारे बेवकूफ़ हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। क्या चीज़ सामने नहीं आई? जो खून था, जो सैंपल मिला है वो वालदा से मैच कर गया। उसका मोबाइल फ़ोन आपके घर से मिल गया जब पुलिस ने रेड मारा, छापा मारा। और उसके बाद जो आपके मुलाजमीन थे उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बयान दे दिया। और अब शराज भी वादा माफ़ गवाह आपके ख़िलाफ़ बनने जा रहा है। तो सारी चीज़ें तो आपके ख़िलाफ़ चली गई हैं। तो बज़ाहिर आपको लगता है, यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि आपने किसी इंसान को ज़िंदा जलाया और आपको ये लगा कि शायद मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया। फिर आप जुमले देखें ना कि मैं पेट्रोल उस पर सीट पर डाल रहा था और अगर उसको बचना होता तो मतलब उसने ये बात करते हुए, मैं यह नाम नहीं लेना चाहता, उसने चैलेंज किया ऊपर देख के कि मतलब अगर बचना चाहता तो बचा लेता, मैंने तो नहीं जलाया। तो ये भी हवा आई और वो जल गया। जब आप किसी की ज़ात को, मतलब उसकी ज़ात को आप ललकारते हैं तो मतलब, और कातिल तो कभी नहीं बच सकता और कत्ल तो छुपता भी नहीं है। अच्छा तहा वैदी, आपकी जाने बढ़ूंगी। शहराज का इन्होंने जिक्र किया, वादा माफ गवाह बन गया। यहाँ पर इस पूरे केस में जो हमने देखा कि एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। शहराज उस वक्त कहाँ था कि जब उस लड़की को उसने हॉस्पिटल पहुँचाया और जब यही सारा कुछ मुस्तफ़ा के ऊपर किया जा रहा था। हालांकि शहराज इस चीज़ से वाकिफ़ था कि पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है, अगरचे वो ड्रग लेता था या नशे में था, तो एक बार मैं फिर उसको रोकूं और उसको भी हॉस्पिटल पहुंचा दूं, या चलो कहीं फेंक ही दें, ज़्यादा नफरत है कुछ है तो उसका अदमरा करके कहीं फेंक ही दें। तो इसने उस वक्त ये एक्शन क्यों नहीं लिया? इस हवाले से कोई सवाल किया गया उससे? जी बिल्कुल, शहराज से मेरी अपनी भी मुलाकात हुई है, कुछ 4 से 5 घंटे की। जो कहानी है वो सुनाता है, वो बताता है कि 5 तारीख को जिस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था, तशद्दुद का निशाना अकेले मुस्तफ़ा ने बनाया था। उसके बाद इसको फ़ोन करके घर पे बुलाया था और घर पे बुलाने के बाद इसको कहा था कि इस लड़की के बैकअप पे रहो, वो फला अस्पताल जा रही है, वहाँ पर जाके देखो ये अंदर जा रही है या नहीं जा रही। जब ये अंदर चली जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना कि हॉस्पिटल के अंदर चली गई और तुम वापस आ जाना। उसने वैसे ही किया। जो लड़की का मामला है, मुस्तफ़ा के मामले में शहराज मुझे ये बताता है, वो ये कहता है कि जो है मैं वहाँ मौजूद था जब मुस्तफ़ा आया। पहले इन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, वीड का इस्तेमाल किया, कोई 1.5 से 2 घंटे उन्होंने वीड का इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको अचानक खड़ा हुआ अरमगान और उसको तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। कोई 3 से 3.5 घंटे तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाना ना। तो शहराज की बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लग रहा था कि वो वहाँ पर उसके साथ मौजूद था और उसने बीच बचाव की कोशिश की, क्योंकि वो एक साइको केस है मेरे हिसाब से। एक शख्स शहर में पागल बना घूम रहा है जो इस केस के हवाले से चीजें भी देख रहा है। तो पागल से तो बात करेंगे, पागल तो हाइपर होके वही समझता है कि इंसाफ फराम हो जाएगा, शवाहिद मिट जाएंगे, तो शवाहिद नहीं मिटेंगे। शहराज ये बताता है कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उसको कपड़े से बांधा, उसको डिग्गी में डाला, पेट्रोल का कैन उठाया और वहां से हब चले गए और वहां पर आग भी लगाई। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने की भी कोशिश की। अच्छा। लोगों से बातचीत की भी कोशिश की, एक सुजुकी में बैठ के वो आ गए। तो वो जो कहानी सुनाता है वो कोई मतलब किसी किताब कहानी नहीं सुना रहा, वो हकाइक बता रहा है जो उसके साथ गुजरी है। तो आज वो बयान से मुनहरिफ हुआ, वादा माफ गवाह बन गया और वो खुद डरा हुआ आदमी है। वो कोई हाई फाई लड़का नहीं है ना, मिडिल क्लास का लड़का है। तो वो खुद उससे डरा हुआ है अरमगान को, जिसको वो कल तक बॉस बोलता था, आज उसके खिलाफ बयान दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी, जैसा कि आपने बताया कि उससे आपकी काफी देर तक गुफ्तगू भी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब भी उसको कोई डर खौफ है? क्योंकि अभी सिर्फ वो ही मौजूद है, उसके पीछे फैमिली भी होगी, कोई थ्रेड्स तो नहीं है? जैसा कि हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक केस सामने आता है, वकील ने भी कहा कि मुझे थ्रेड्स दी गई हैं, मुझे गालियां दी गई हैं, क्योंकि सब तो अरमगान करता आया है।
जी बिल्कुल, उसकी आदत में ये शामिल है। और जब मेरी अरमगान से एवीसीसी के दफ्तर में मुलाकात हुई थी तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज था। जब पुलिस के हाथ आते हैं वो ये समझते हैं कि पुलिस तशद्दुद करेगी, मारपीट करेगी, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरी अरमगान से मुलाकात हुई, वो ये कहता है मैं तो अपने वालिद और वालदा से मिलना ही नहीं चाहता, ये तो केस मैं खुद कर लूँगा, ये तो मामलात मैं खुद कर लूँगा। और वो ये कहता है कि मैं माजी में कोई 6 से 7 साल तो अकेला रहा हूँ और सारे मामलात मैंने डील किए हैं। जो आपने बात की कि उसने माजी में मर्डर किए या नहीं किए, उस हवाले से भी सीआईए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो उसकी कंपनी थी, जो उसके लोग थे, वो बड़े ताकतवर लोग थे जो उसके बंगले में आके पार्टीज करते थे, वीड का इस्तेमाल करते थे। बल्कि कराची की बात नहीं करूंगा मैं, वो लाहौर और इस्लामाबाद में भी जाके पार्टीज करता था। इसके अलावा स्कर्दू में उसने एक फार्म हाउस रखा था, वहां पे भी जाके यहाँ के जो बासर शख्सियात थी उनके साथ जाके पार्टीज करता था। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो हम और आप तो ये समझ रहे थे कि एक नॉर्मल मर्डर केस है, एक लड़के को अगवा किया, दोस्तों ने हाइपर होकर उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन खुलना शुरू हुई तो पुलिस वाले भी परेशान हो गए। पहले एक एसएसपी एवीसीसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, फिर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो एसएसपी शुएब मेमन है वो इस मामले में इन्वॉल्व हो गए, डीआईजी जो सीआईए है मुकद्दस हैदर वो इस मामले में इन्वॉल्व हो गए। तो ये पूरी टीम एक बन गई है और ये दो फेज में काम कर रही है। एक फेज में तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है, और दूसरा जो मंशियात का नेटवर्क है और नेक्सिस है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसमें इतने बासर शख्सियात सामने आई हैं और साजिद हसन ने भी बहुत से लोगों से सिफारिशें कराई कि मेरे बेटे को प्रोटोकॉल मिल जाए, चीजें मिल जाए। मेरी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट में साहिर हसन से भी मुलाकात हुई जहां वो वीड का इस्तेमाल कर रहा था। तो आप पुलिस की कस्टडी में वीड का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब आप उसके बगैर चल नहीं सकते। ये भी एक तो सवालिया इनके निशान है। खून में, इनकी रगों में इतना नशा भर चुका है कि ये तो किसी इंतजामिया को, हुकूमत को किसी लेवल में ही नहीं लेते ना, ये तो ये ताकत के नशे में चूर है। तो वो जो सूरत हाल आप मुझसे कर रही है कि इंसाफ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से खत्म हो गई है। अलबत्ता कुछ पुलिस अफसरान ने मुझसे कहा है पूरे रमजान में क्रैकडाउन होगा, अहम गिरफ्तारी होंगी, और वो ये कहते हैं कि अहम गिरफ्तारियां जो होंगी तो आप मुस्तफ़ा आमिर, अरमगान, शिराज और साहिर हसन को भी भूल जाओगे अगर वो गिरफ्तारियां होंगी। अब वो गिरफ्तारियां कब होती हैं तो आप अच्छा, उस हवाले से कोई निशानदही की गई? अगर मैं ज़ुहैब आपकी तरफ आऊँ ताहा, क्योंकि एक तो लंबी एक ये गुफ्तगू है, मैं नहीं समझती कि शायद 1-1.5 घंटा भी काफ़ी होगा। ज़ुहैब, आप इस हवाले से बताइएगा कि जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, और अब क्योंकि मुस्तफ़ा के इस दुनिया से जाने के बाद एक चीज़ तो सामने आई कि ये ड्रग डीलर था या नहीं था, या कौन ड्रग डील करता था, और किस तरह के बड़े बड़े नेटवर्क से इनका ताल्लुक था। अरमगान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, इस हवाले से भी आप ज़रा बताइएगा। आज जी देखिए, ये बात भी तहकीकात में आई है कि जो अरमगान है ये भी कोक का काम करता था। ये पहले आईबैक्स का स्टूडेंट था 2016-17 में। अच्छा। और जहनी तौर पे बहुत तेज़ था और अच्छी तनख्वाह वहाँ उसको मिलती थी। फिर ये बाद में कोक का काम करना इसने शुरू कर दिया, जो ज़राए से हमें मालूम हुआ है। फिर उसके बाद इसने अपना कॉल सेंटर का काम शुरू कर दिया। फिर कॉल सेंटर के बाद इसने डब्बा चलाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे आपको अर्निंग होती है जो कि इलीगल होती है। अब इसने सारे पैसे बजाय पाकिस्तानी अकाउंट में रखने के या पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने के, इसने गैर मुल्की मर्चेंट अकाउंट में सारे अपने पैसे रखती हैं, जो कि आपको मिल ही नहीं सकते। यानी कि उसने कोई फुटप्रिंट छोड़ा ही नहीं है कि जिससे आप उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात करेंगे। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि FIA में अभी IGC ने एक लेटर लिखा है, अब वो तहकीकात होगी तो मालूम होगा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये खैर एक लंबी बात की बहस अच्छा, है। हमने देखा कि इसमें वज़ीर आला सिंध भी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी एक हाई लेवल का आला सतही इजलास तलब किया था, सबसे रिपोर्ट भी मांगी थी। आपको लगता है कुछ हो जाएगा इस हवाले से, या चीज़ दबाने की कोशिश की? जैसे ताहा भी बता रहे हैं कि अब तो क्रैकडाउन, अगर रमज़ान शुरू हो गए आप लोग इस केस को भूल जाएंगे। एक क्रैकडाउन कैसे होगा? आप अभी चलें, सारे कैफ़ेज़ पे जो है वो मतलब जो खुलेआम मतलब सड़क पे बैठे हुए तमाम जगहों पे डिफेंस के सारे थानों में चल रहे हैं, तो वो किसकी उससे इजाज़त से चल रहे हैं और किसकी ईमा पे चल रहे हैं? और आप चलें, ये सारा नशा आपको वहाँ तो सड़कों पे मिलेगा। और कौन सा DSP है जिसके पास एक बहुत बड़ा जो है वो मंशियात का डीलर उस वक्त उसके पास जो है वो काम कर रहा है, तो पुलिस उसको तो पकड़ नहीं रही है, क्योंकि उसको पता है कि हम पकड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हरकत में आ जाएंगी। तो पुलिस तो मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, लग तो ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि कौन सा ऐसा बड़ा ड्रग डीलर नहीं जो उनके मातहत काम नहीं कर रहा, तो फिर लग तो यही रहा है कि इस केस को भूल जाएंगे हम, जैसे कि और केसेस नहीं। सामने देखिए आए, सना, highlight थोड़ा सा ना हुए। ये चीज़ें दोनों अलग अलग है ना। ड्रग मंशियात का केस, मंशियात के एक अलग चीज़ है और मुस्तफ़ा
का जो कत्ल है ये एक अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब तहकीकात में चीज़ें सामने आती हैं तो आप दूसरे ज़ावियों से भी तहकीकात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, मंशियात में जिस तरह लोगों का नाम आया, साहिर का नाम अभी नहीं आया। साहिर का नाम जब अरमुगान को पकड़ा नहीं था उससे पहले ही आ गया था साहिर का नाम, लेकिन साहिर को इसलिए नहीं पकड़ा गया कि मुस्तफ़ा का मालूम करना था, इसलिए अरमुगान तक पहुंचना ज़रूरी था, वरना साहिर को उसी वक्त पकड़ लिया जाता। जब पुलिस ने 4 सर्च वारंट लिए थे उसमें साहिर के घर का भी सर्च वारंट मौजूद था। ऐसा नहीं है, पुलिस ने काम किया है लेकिन गलतियां भी हुई हैं। अब गलती की बात कर लेते, गलती क्या हुई है। अब जब पुलिस ने रेड मारा उसके घर पे, जिस लोहे की राड से वो उसको तशद्दुद करता रहा 3 से 4 घंटे, वो लोहे की राड घर पे ही पड़ी हुई थी। वो नहीं ली थी। नहीं पड़ी हुई थी घर पे, वो घर पे पड़ी हुई थी, पुलिस के सामने थी और पुलिस को नज़र ही नहीं आई। पुलिस को पता ही नहीं था कि इसने इससे मारा है नहीं मारा, उसने उसको फॉरेंसिक के लिए उठाया ही नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन खैर बाद में उनको वो मिल गई। दूसरी गलती क्या थी कि जूमा जो मुलाजमा थी, जो काम करती थी, जब उसने उसको तशद्दुद किया और तशद्दुद करके उसको अस्पताल भेजा तो अस्पताल में उसने गलत बयानी से काम लिया। वो 15 अस्पताल वालों ने बुलवाई, वो स्ट्रेचर पे आई अंदर और उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। डिफेंस आने की पुलिस आई, उन्होंने बयान लिया और वापस चले गई, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अब कार्रवाई क्या नहीं की ये ज़रूरी है समझना। अगर 5 तारीख का वाक़या था और 6 तारीख का मुस्तफ़ा का वाक़या था, अगर 5 तारीख को इसको थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं आपको कड़ियाँ मिलते हुए नज़र आ जाती। मिसाल के तौर पे वो लड़की बता रही है कि मैं रास्ते में थी और ख़याबान डिफेंस 5 पे, तो आपने वो जगह जाया वो अगर मुआयना ही नहीं किया आपने। फिर जो लड़की के साथ तशद्दुद हुआ आपने उसका मेडिकल नहीं कराया, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको मेडिकल करवाना होता है, आपने वो नहीं करवाया। फिर उसके बाद आपने उस जाए वक़ूआ का मुआयना नहीं किया। वही मुस्तफ़ा वाला काम जो आपने CCTV उसकी भी तलाश नहीं करी, आपने CCTV इसकी भी तलाश नहीं करी। वो तो खौफ में थी, इस वजह से मंजर आम पर नहीं आ रही थी, चूँकि उसको मुसलसल अरमुगान कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस वजह से वो पुलिस से एहतियात बरत रही थी। आपने उसका मेडिकल नहीं करवाया। फिर मेडिकल आपने नहीं सरकारी मेडिकल आपने नहीं करवाया, डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप उसका मेडिकल लीगल करवाएं, आपने वो भी नहीं करवाया। तो मुझे बताएं कि अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं करवाई तो क्या आपको पीछे से कोई कह रहा था आके कि आप ये नहीं करवाओ? ये तो है कि जिस तरह जो नदीम पकड़ा गया गिजरी थाने में, जिसको आपने सस्पेंड किया और फिर बाद में इन्वेस्टिगेट में भी शामिल किया, तो क्या उसी तरह का कोई डिफेंस थाने में भी कोई पहुंच गया था क्या? किसी ने वहाँ पे भी पैसे चलाए? कौन देगा, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा ताहा आपकी जानिब बढ़ूंगी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जुमा ने बयान भी दे दिया है लेकिन वो अभी तक अदालत नहीं पहुंची, अदालत ने तलब भी नहीं किया। वजूहात क्या हैं? इसके अलावा हमने देखा कि एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था, वो शख्सियत भी अभी तक नहीं पता चल सकी कि वो कौन था, क्या था। इस हवाले से भी जानना जी बिल्कुल, कुछ लोग तो हैं जो कि बैकअप पे हैं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, वो बैकग्राउंड में काम करना चाहते हैं। जुमा का बयान कलमबंद हो चुका है, उसने तमाम तर हकाइक बता दिए, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी पुलिस ने हासिल कर ली है तमाम तर, लेकिन वो मुकदमा दर्ज कराना नहीं चाहती है, वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहती। उसके कुछ फैमिलीज इश्यूज़ है ना, तो उस पर पुलिस उनसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन पुलिस ने उसका बयान कलमबंद किया है, उसके तमाम तर जो हकाइक बताएं, उसको जो ऑन ग्राउंड चेक किया है पुलिस ने, उसको शवाहिद मिले हैं, सारी चीज़ें मिली हैं। इस पे मेरी शराज से भी बात हुई थी। शराज ये कहता है कि कल तक तो जो अरमगान था वो तो अब गिरफ्तार हुआ है, कल तक तो वो पुलिस को चलाता था, वहाँ पर लोगों पे तशद्दुद करता था, फायरिंग करता था, हवाई फायरिंग करता था, उसके पास 100 से ज़्यादा गार्ड थे, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजारा था। वो ये कहता है जब उसने मुस्तफ़ा को मर्डर किया उसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस को जाके बताऊं, वो तो डरा हुआ था। उसने कहा मैं पुलिस को जाके बताऊंगा, अरमगान पुलिस को यूज़ करेगा और मेरे खिलाफ मुकदमा वो करवा के और मुझे गिरफ्तार करवा देगा। तो इस लेवल पे जो लड़के और लड़कियां अरमगान से जुड़े हुए थे वो तो खौफजदा भी हैं, वो तो उससे डरे हुए भी हैं। अच्छा, वो दिमागी तौर पर ये कहता है चालाक आदमी, मैं कहता हूँ शातिर आदमी है, बहुत शातिर आदमी है, बहुत दिमाग का तेज आदमी है, तो वो चीज़ों को मैनेज करना जानता है और वो अभी भी रिलैक्स है, वो अभी भी चीज़ों को मैनेज करेगा। अच्छा, उसने मैनेज भी तो इस तरह से किया ना, इतना ज़्यादा बहरारवी का जो वो शिकार हुआ, जिस तरह से आपने कहा कि वो मनशियात का भी काम करता था, फिर उसका कॉल सेंटर भी था। अच्छा, मनशियात जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े लोगों से उसका ताल्लुक था, बड़े बड़े नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ था, तो उसने, मुझे ये लग रहा है कि शायद उसने उन लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए उनको ड्रग सप्लाई की, उनको अपने एतमाद में लिया है, और शायद वही बैक सपोर्ट है जो उसको इतना ज़्यादा सामने, उसको जितना उसका घमंड और उसको तकब्बुर है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पर जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। तो शहर में, सिंध में एक आम तासुर ये है कि शर्जील इनाम मेमन की वजारत ही इसी चक्कर में चली गई कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा था और संजीदगी से काम कर रहा था। जब संजीदगी से काम हो रहा था तो वजारत चली गई और पुराने मिनिस्टर को वजारत मिल गई। तो फिर आप सोचें कि वजीर आला सिंध ने इजलास तलब कर लिया,
तमाम हकाइक ले लिए। अच्छा इसमें ना ये तो वजीर आला सिंध या जो होम मिनिस्टर है उनकी ख्वाहिश होती है पुलिस को किसी तरह दबा दे, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने। ओ भाई आपके हाथ में भी तो पावर्स हैं, आपके हाथ में भी तो इख्तियारात हैं, आप क्या करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते ना, आप पुलिस पे मलबा डाल देते हैं, आपने ये नहीं किया। ओ भाई आप क्या कर रहे हो? आप पुलिस को इख्तियारात दो, मैं कहता हूँ चप्पल भी चोरी नहीं होगी ना। अगर आप पुलिस को पावर दे दोगे, कराची के मंशियात फरोशों में, आप कराची में तो ऐसे मंशियात के अड्डे हैं जहां पर पुलिस जा नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? उनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है ना, तो पुलिस नहीं जा सकती, तो पुलिस काम भी नहीं करती है। अब सारा मलबा पुलिस पे डाल देते, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया। भाई आप हुकूमत में बैठो, आप क्या करते हो? आप भी कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। अच्छा ज़ुहैब आपकी जानिब बढ़ूंगी, जैसे कि ताहा ने बताया कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बीए बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस भी बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के हवाले से। आपको लगता है कि अरमगान को सज़ा हो जाएगी, मौत का बदला मौत आता है, सज़ाए मौत हो जाएगी, बहुत आसानी से इंसाफ मिल जाएगा मुस्तफ़ा को? जी देखिए, बिल्कुल इसको सज़ाए मौत बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत सारे जो सबूत हैं वो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और पुलिस मज़ीद सबूत भी जमा करने की कोशिश कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो कर भी लेगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस और CIA और ABCC काम कर रहे हैं, मुक़द्दस हैदर और अनिल हैदर और उनकी टीम, तो मुझे उम्मीद है वो कर लेगी। और लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि शराज ने बताया तहकीकाती इदारों को कि जब मुस्तफ़ा को उसने चाल बाजी के ज़रिए बुलवाया, मुस्तफ़ा नहीं आ रहा था, फिर मुस्तफ़ा ने दीगर दोस्तों को मैसेजेस किए कि मैं जा रहा हूँ। तो ये बात उसने ज़ुमा को भी कही थी एक दिन पहले कि मैं अगले दिन मुस्तफ़ा को बुलवाऊँगा और जो जिस तरह तुम्हें मार रहा हूँ मैं मुस्तफ़ा को भी मारूँगा। तो अगले रोज़ फिर मुस्तफ़ा को दीगर दोस्तों के ज़रिए उसने बुलवाने की कोशिश, दीगर दोस्तों को मुस्तफ़ा ने बताया और फिर मुस्तफ़ा गया भी। तो जब मुस्तफ़ा गया तो वो उसको जब तशद्दुद कर रहा था तो एक दो मरतबा उसने इसकी स्टिक राट पकड़ ली थी, तो फिर वो थोड़ी देर रुक गया था, फिर इसको मारना शुरू कर दिया था, फिर उसके कपड़े भी उसने उतार दिए थे। और इस बेरहमी से कपड़े उतारने के बाद वो शराब नोशी की हालत में उसके जिस्म पर जो है वो यूरिन जो है वो करता रहा, और एक मरतबा नहीं 3 मरतबा उसने उसके ऊपर जो है वो यूरिन किए। तो मैंने आपको बताया ना कि मुस्तफ़ा को जो जलाना है वो उसके गले पड़ गया है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे अल्लाह की मार पड़ी है। किसी इंसान को ज़िंदा जलाना, जिस सांस का मालिक ख़ुद मेरा रब है, तो इसकी ज़ात को ललकारना तो मतलब आप खुद बच नहीं सकते। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से ही था। अच्छा, फिर आपने की कि सज़ाए मौत होगी नहीं होगी। देखिए, पुलिस ने अपना केस बना दिया है, केस अभी चलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, वो ये वक्त के साथ साथ पता चलता है। सना कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना पता नहीं चलती हैं कि कब कहाँ से तब्दील हो जाएं, कब कहाँ से कुछ दबाव आ जाए, कुछ नहीं पता होता। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जुडिशरी में कोई सी चीज़ है नहीं, क्योंकि अब जुडिशरी भी सही चल रही है। तो इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें थी वो जज के हवाले से वो भी सबके सामने थी, वो कोई ढकी छुपी नहीं थी। फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी और उनको हटा भी दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि होगा उसको इंशाल्लाह सज़ाए मौत भी होगी और सज़ा भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि होनी भी चाहिए। अच्छा, तो आपकी जानिब बढ़ूंगी, जैसे कि इन्होंने कहा और आपने भी कहा कि शराज जो है, शराज से आपकी ख़ुद भी पर्सनली मुलाकात हुई, लेकिन इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम शायद भूल भी रहे हैं, अरमगान का बयान। अरमगान ने जिस तरीके से तशद्दुद किया मुस्तफ़ा पर और उसको बेरहमी से मारा, जिस तरह से ज़ुहैब बता रहे हैं, कुछ नाज़िबा हरकत भी की, वो उससे सवाल क्यों नहीं किया जाता? ऐसी किस चीज़ का उसको गुस्सा था? क्या ऐसी चीज़ थी जो वो सब करने पर मजबूर कर रही थी? इस हवाले से उसने खुलकर बात अभी तक की नहीं है। बिल्कुल मेरी उससे बात हुई है, वो कि कुछ चीज़ों को बहुत पर्सनल ले लेता है। अगर आप ये समझे कि यहाँ से मोबाइल उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो वो सोचेगा कि मोबाइल यहाँ क्यों रख दिया। अगर आप पेपर यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगी, तो वो सोचेगा कि यार पेपर तो मेरे सामने पड़ा था, यहाँ क्यों रख दिया। तो एक लड़की का मैटर था, उस लड़की ने कुछ हरकत की थी, उसके बाद उसने ऐसा पर्सनल लिया इस तमाम तर मामले को। वो ये समझ रहा था कि ये लोग मिलके मेरी नस्ल ख़राब कर रहे हैं, ये लोग मिलके मेरी नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो दिमागी हालत उसकी थी वो बिल्कुल ही फारिग था, जिसके पेश नज़र उसने ये इतना बड़ा स्टैंड उठाया कि पहले एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर जो मुस्तफ़ा था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये दिमागी तौर पर इतना साइको हो गया था, इतना तेज में आने लगा था
इतना दिमाग का तेज हो गया था कि वो लोगों को मारता था और उसको पता था कि कानून तो हरकत में आएगा नहीं, मैं पैसे चलाऊंगा, मैं घर आ जाऊंगा। और ये उसका एक दफा थोड़ी हो, अगर उसका माजी का रिकॉर्ड निकालें तो उस पर FIR हो चुकी हैं, उस पर मुकदमात हो चुके हैं, वो गिरफ्तारी से बचता रहा है। उसने एक ऑयल टैंकर था, उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी, 2.5 लाख रुपए रिश्वत दी, वो वापस घर आ गया। तो ये वो करता रहा है। तो उसने इस केस को भी बड़ा नॉर्मल लिया, बोला पैसा मेरे पास है, मेरे बाप की जागीर है, पूरा शहर में कुछ भी करता फिरूं, तो वो कुछ भी करता फिरा है। और फिर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका बयान कलमबंद करने की कोशिश की तो पहले तो वो अदाकारियां करता रहा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर गया, सोफे पे लेट गया, इधर बैठ गया, उधर उठ गया। तो वो ये करता रहा है और वहां पे भी यही कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे लेटा नहीं जा रहा। तो जो इल्जाम लगता है कि पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद वाली तो उसकी हालत ही नहीं है, तशद्दुद तो उस पर किया ही नहीं गया। लोग उसको लेके बैठे हैं कि भाई हुआ क्या है, मर्डर क्यों किया। जब शिराज बता रहा है, पूरा वकुआ बता रहा है, इस तरह इसने मर्डर किया, इस तरह तशद्दुद किया, उससे पूछता है रमजान से, वो कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब उसका इब्तदाई बयान लिया, उसने ऑन किया, उसने पॉइंटेशन कराई है, उसने निशानदेही कराई है, कहाँ गाड़ी चलाई, आप मतलब एक अंधेरी जगह पे ले जाके वो एक्यूरेट पॉइंट पे ले जाके पुलिस को उसने खड़ा कर दिया कि मैंने यहाँ गाड़ी को आग लगाई। इसमें एक चीज और भी है कि उसको सारे रास्ते भी मालूम थे, मतलब एक अरसे से वो सब चीजें करता आया है ना। हब की कौन सा एरिया है धोरा जी, वहाँ की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, उसको पता ही नहीं हुआ। उन्होंने वो लाश ली और उसको शनाख्त किए बगैर दफनवा भी दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, गाड़ी वहाँ पर जली, ब्लास्ट हुआ होगा एकदम से, ये सब चीज़ें रिपोर्टेड नहीं है। मतलब इतने आराम से वो वहाँ पर चला गया। तो इन सब चीज़ों से तो ये लग रहा है कि इसका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, ये पहली दफ़ा वो नहीं करता आया, उसका दिल खुल चुका था और वो एक जालिम तरीन इंसान था। मैं आपको बताऊं कि मुस्तफ़ा को मर्डर करने के तीसरे रोज अरमगान और शिराज लाहौर में पार्टी करते रहे, सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब इस्लामाबाद में पार्टी करते रहे, इस्कर्दू में पार्टी करते रहे, और यहाँ से कोई 60 से 65 लाख रुपए वो अपने बैग में रख के लेके गया है और वहां पर उसने अय्याशी की है। तो जिस बंदे का लेवल ये एक हो कि बंदे को मारने के बाद भी वो पार्टीज करे, तो वो हर चीज को नॉर्मली लेगा ना, वो किसी चीज को सीरियस लेगा ही नहीं। उसको पता है मेरे पास पैसे की रेल पे नहीं, जहाँ चाहेगा चलाऊंगा, जैसे चाहे जिसको चाहे खरीद लूंगा। तो उसने वही किया ना, उसने चीजों को नॉर्मल लिया। अच्छा, पहला वाक्य तो उसका था नहीं, माजी में वो करता है, तशद्दुद करता रहा है, लोगों को मार पीटता रहा है, तो उसने इसको भी नॉर्मल लिया। वो पार्टीज करता रहा, और कम से कम 10 से 15 दिन पहले वो जब आया, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तो कोई फिल्मी स्टाइल था ना, कोई हीरो फायरिंग कर रहा है पुलिस पे, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई विलन पुलिस पे फायरिंग करता है, तो वो तो इस चीज को भी नॉर्मल ले रहा था कि पुलिस मेरे घर पे आ गई, मैं उस पर फायरिंग करूंगा, मुझे कुछ जैसे नहीं कि होगा। उनके फादर भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने कहा कि वो 15 पे था, मैं वो तो एक पागल केस है, मैं तो उसको पागल केस समझता हूँ, क्योंकि वो अगर अपने बेटे से जाके मुलाकात कर ले और अकेले में बैठ के मुलाकात कर ले ना, तो वो अपने बेटे की बातें भी सुन ले। मैं आपको शिराज की बात सुनाता हूँ। शिराज ये बोलता है, हम घर पे बैठ के वीट पी रहे थे, इसके वालिद साहब आए और उन्होंने सूंघा, बोला हो आज तो आला क्वालिटी का माल पी रहे हो। तो जिस बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देख रहे हैं। तो मतलब बाप की ही ट्रेनिंग में वो सब चीजें तो करता फिर है। उसका अंजाम भी तो देख लिया ना बाप ने, बाप धक्के खाता फिर रहा है ना, कभी अदालतों में जा रहा है, कभी पुलिस के दफ्तर में जा रहा है, तो फिर अंजाम भी यही होगा। तो आप नहीं समझते था कि इस हवाले से शामिल तफ्तीश इनके फादर को भी कर लेना चाहिए, जैसा कि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। एक पागल आदमी है, शहर में घूम रहा है, उसको घूमने दें, तो कोई मसला नहीं है। वो बयानबाजी, मैं तो मीडिया को भी रिक्वेस्ट, मेरे दोस्त जा रहे हैं क्राइम रिपोर्टर्स, मैं उनको बोलता हूँ इसकी जरूरत क्या है, इसके बयान की जरूरत क्या है। जरूरत है इन्वेस्टिगेटर्स की, अरमगान की बयान है। एक बंदा आपसे आता है इधर पॉडकास्ट पे, आप उसको बिठा देंगे, वो आपसे बदतमीजी करेगा, आप ये नहीं कि आपने चीखा चिल्लाएगा, मतलब आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको हाँ, वो फाइल पे बात करे, वो केस इन्वेस्टिगेशन पे बात करे, वो प्रूफ पे बात करे। अब वो किसी चीज पे बात नहीं करता, वो सिर्फ चीखा चिल्ली उसने मचाई हुई है पूरे शहर में, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और सामने वाले डर जाते हैं कि पता नहीं भाई क्या हो गया। तो वो जाके अपना केस फाइल करे ना, जाके इन्वेस्टिगेटर से वो मिले। तो हर चीज से इनकारी हो जाते हैं। वो तो बाकायदा उन्होंने इस बात को भी डिनाई करने की कोशिश की है कि वो जो डेड बॉडी है, वो डीएनए जो हुआ है, वो सब झूठ है, वो फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो मुस्तफा है ही नहीं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई बात भी कर सकते हैं, उनकी बात पे यकीन भी कर लेना चाहिए। एक आदमी है, वो बिल्कुल समझे दीवाना होकर शहर में, मतलब खुद तो ज़हनी मरीज है, उन्होंने अपने बेटे को भी ऐसे ही बना दिया। बेटे से वो मुलाकात तो करे, बेटा तो बाप से मिलना भी नहीं चाहता है। मैं आपको बताऊं कि बेटा चाहता ही नहीं है अपनी वालिदा और वालिद से मिलना। बेटा कहता है तो मेरे पैसे के पीछे मेरे पीछे आ रहे हैं, उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। अगर उनको मेरी कदर होती तो मेरा बाप मेरे साथ रहता, मेरी वालिदा मेरे साथ रहती। तो उसकी जो फैमिली इश्यूज है वो उससे जाके, मतलब वालिद और वालिदा जाके मिले तो सही, उससे मतलब बात तो करें, उस लड़के की हालत तो देखें।
मतलब आप अगर इसका नेगेटिव फेज देखते हैं कि मर्डर हो गया वो हो गया, लेकिन आप इसका पॉजिटिव फेज भी तो देखें कि उसका वालिद और वालिदा तो उससे मिलता ही नहीं था, अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। जब उसने कांड कर दिया तो फिर दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। अब उसकी वालिदा भी एबीसीसी के दफ्तर के चक्कर काट रही है कि मेरी बेटे से मुलाकात हो जाए, वालिद भी चक्कर काट रहे हैं कि मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो अंदर से मना कर देता, वो कहता है मुझे तो मिलना ही नहीं है इन लोगों से। जब ये मुश्किल वक्त में मेरे साथ नहीं आए, अच्छे वक्तों में मेरे साथ क्यों आएंगे? जब मैंने पैसा कमा लिया तो मैं सबके लिए अरमगान हो गया, जब मैं पैसा नहीं कमाता था ये मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। तो उसकी बातें बिल्कुल अलग है, इनकी बातें बिल्कुल अलग। मैं सुनता हूँ, मैं तो टीवी पे सुन के हंसता हूँ या मैं सोशल मीडिया पे उसको सुन के हंसता हूँ कि वो जो बातें कर रहा है, मेरा बेटा ये मेरा बेटा पार्टियां करता था, भाई अच्छा काम है। मेरा बेटा मंशात पीता था, अच्छा काम है। पुलिस वाले ये बोलते हैं कि मुस्तफा का अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, लेकिन जो कारनामे अंजाम दिए वो अच्छे थोड़ी हैं। अगर आप दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को मंशात पे लगाएंगे तो अच्छा काम है। मुस्तफा ने भी अच्छा काम नहीं किया, अरमगान ने भी अच्छा काम नहीं किया। वो साहिर हसन जो साजिद हसन का बेटा है, मतलब वो बाप उसके पीछे जा तो रहा है, लेकिन वो उसने भी अच्छा काम नहीं किया ना। अब पुलिस तो दावा ये करती है कि डिफेंस और क्लिफ्टन में 50% मंशियात की फरोख्त बंद हो गई। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि अरमगान जेल चले गया, मुस्तफा आमिर का मर्डर हो गया और साहिर को हमने गिरफ्तार कर लिया, तो 50% तो मंशियात क्लिफ्टन और डिफेंस में नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी पुलिस की बात है, ये भी इन्वेस्टिगेशन है। अरमगान कोई और कहानी सुनाता है, वालिद कोई और कहानी सुनाता है, वालिदा कोई और कहानी सुनाती है, एबीसीसी के दफ्तर में कुछ और बातें करते हैं, अदालत में कोई और बातें करते हैं। तो ये तो तमाशे लगे हुए हैं, ये तमाशों का एंड क्या होगा ये हमने देखना है। शाहरुख मर्डर केस आपने देख लिया, दियत की रकम दी, दोनों की सेटलमेंट हो गई। नताशा गाड़ी के नीचे लोगों को रोन दिया, क्या हुआ? सेटलमेंट हो गई। तो ये लोग भी इसी इंतजार में बैठे हैं, ये जो हाई पे ये किसी तरह नीचे हो गई, तमाम तर मामला हम कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेंगे। जब सेटलमेंट रियासत करने लगेगी और कातिलों को छोड़ने लगेगी, ये है कि हमारी नस्ल मनशियात का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। ये तो मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हो गया, उनकी वालिदा ने इतना शोर शराबा किया, इतनी ज़्यादा उन्होंने तक़दो की, उसके बाद ये चीज़ खुलकर सामने आई कि हाँ कोई ड्रग का भी मसला था, कोई ड्रग डीलर भी था, चीज़ें भी थी। आप नहीं समझते कि अब हमारी रियासत को संजीदगी से इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है? अब मौका है, अब चीज़ें खुल गई हैं, काफ़ी लोग सामने आ गए हैं। सना मैं आपको बताऊं, तबाही तो फिर गई है। अगर मैं आपसे कच्ची आबादी की बात नहीं करता, मैं आपसे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोड़, नाज़माबाद की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिफेंस और क्लिफ्टन की। ये 1000, 1500, 2000 गज के घरों में रहते हैं और मंशियात फरोख्त करते हैं। तो आप ये सोचें, ये लाखों रुपए का काम नहीं है, ये करोड़ों और अरबों रुपए का काम है। अच्छा, इसमें ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, फिर उसके अलावा डिफेंस के इतने महंगे बंगलों में जाता कौन है? पुलिस तो बाहर दरवाजा नहीं बजा सकती, पुलिस का तो हाल ये मुअत्तल कर दी जाती। फिर और रेंजर्स क्या करेंगे? या रेंजर्स ने कराची में मंशियात के खिलाफ बहुत बड़ा कभी क्रैकडाउन किया हो, वो भी हमें नजर नहीं आया। बॉर्डर एरियाज में मंशियात यहाँ पर आ रही है, सप्लाई हो रही है, बिक रही है। आप देखें तो किसी मंशियात के अड्डे के बाहर खड़े हो तो लाइन लगी हुई है बच्चों की जो मंशियात खरीद रहे हैं। रोक टोक है किधर? कुछ भी नहीं है, कहीं भी रोक टोक नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज ले लें, पढ़े लिखे बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोकने वाला है कौन? कोई भी नहीं है रोकने वाला। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं, तो ये तबाही करेगा। ज़ुहैब, गुफ्तगू बहुत तवील हो गई, टाइम भी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है। मुझे लग रहा है नाजरीन कि अब इसका पार्ट 3 भी आएगा और ये इसी तरह से पार्ट वाइज जो है तमाम तरह हकाइक जो है वो आपके सामने भी लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ताहा उबैदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।